हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आज सबको पता है कि आज 11 फरवरी 2024 को आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम लिया है, जिसमें दो पेपर थे। फर्स्ट पोर्शन था हमारा जीके और हिंदी इंग्लिश कॉमन पेपर था, और सेकंड था हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट का। तो आज सेकंड जो हमारा पेपर हुआ है, जिसमें अकाउंटेंसी पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आए, आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, इस बार थोड़ा सा कठिन काम ये हुआ है कि पिछली बार जो पेपर आया था वहाँ पे सीरियल वाइज क्वेश्चंस थे। मान लीजिए पहले 25 क्वेश्चन अकाउंट के, फिर 25 क्वेश्चन बीएसटी के। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है, पूरे पेपर में मिक्स है हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन अकाउंट का, फिर ऑडिट का, फिर बीएसटी का, तो सारे क्वेश्चंस मिक्स में दिए हैं। तो हम पूरे 150 क्वेश्चन में से केवल आज की इस वीडियो में अकाउंट्स के क्वेश्चंस को ढूंढ के उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो अकाउंट के पार्ट से आया था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, मेमोरेंडम बुक कंटेन डिटेल ऑफ, कि मेमोरेंडम बुक में कौन कौन सी डिटेल आती है। एक कह रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली, आउटस्टैंडिंग असेट्स ओनली, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ओनली, बोथ आउटस्टैंडिंग असेट्स एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। देखो ऑप्शन नंबर डी दोनों चीज़ें ही रखता है, आउटस्टैंडिंग असेट्स भी और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा अकाउंटिंग से है। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सबको पता है, AS3 में किसको बताया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंटिंग पोर्शन से हमारा क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनमें से किसके लिए किस किस को फॉलो करने होते हैं। पहला होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बिल्कुल इनको भी करने होते हैं। ट्रस्ट इनको भी करने होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ये भी करते हैं। और प्योरली चैरिटेबल और NPO, चारों को ही करने होते हैं गाइस। सबको ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी। 1 2 3 एंड 4 ओनली, चारों को ही फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया अकाउंटिंग से वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा, इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री इट इम्प्लाइज दैट। देखिए ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाए तो क्या हो रहा है, देयर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है देयर में बी 1 साइड एरर एंड 2 साइड एरर। नहीं, ये नहीं होगा। देयर इज नो एरर एट ऑल। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो एरर एट ऑल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री कब होगा। ट्रायल बैलेंस एग्री तभी होता है जब हमारी कोई भी क्या नहीं हो, एरर नहीं हो। अगर हमारी कहीं पे कोई एरर ही नहीं होगी तो हमारा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा, एग्री कर जाएगा, इम्प्लाइज कर जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, देयर मे बी 2 साइड एरर इन द बुक्स। इसका ये आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन हमारा जो सही करेक्ट आंसर है वो यही होगा, देयर इज नो एरर। क्योंकि कोई एरर नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक एरर हो ऑटोमेटिक हमारा मैच कर जाता है। लेकिन 2 साइड एरर में भी कभी कभी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों में से एक चुनना है, तो हमारा जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया है वो है क्वेश्चन नंबर 80। ये रहा, द गुड्स कॉस्टिंग 25,000 आर सोल्ड फॉर 30,000। आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। आसान क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन से है कि 25,000 की गुड्स अगर हम बेच रहे हैं कितने में, 30,000 से, तो 30,000 रुपये हमारे पास आएंगे, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से। गुड्स की कॉस्ट थी 25,000, तो स्टॉक कम हो जाएगा कितने से, 25,000 से। 5,000 रुपये का जो बीच का डिफरेंस था वो हमारा क्या कर देगा, कैपिटल को 5,000 से इंक्रीज कर देगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो देखते हैं, पहला था इंक्रीज इन कैश बाय 30,000, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन स्टॉक बाय 30,000, नहीं, डिक्रीज स्टॉक कितने से होगा, 25 से। ये तीसरा पॉइंट, डिक्रीज इन स्टॉक बाय 25,000। थर्ड में डिक्रीज इन कैपिटल बाय 5,000, नहीं ये नहीं होगा। ये 5वां पॉइंट, इंक्रीज इन कैपिटल बाय 5,000। तो कौन कौन सा पॉइंट हमारा यहाँ पे सही है, हमारा यहाँ पे पॉइंट एक तो पहला सही है, तीसरा सही है और 5वां सही है। तो 1 3 5 जहाँ पे आ रहे हैं हमारा वो सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो आया है क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ अकाउंट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन की जो अकाउंट का बैलेंस है वो क्या दिखाता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। किसी भी अकाउंट का बैलेंस क्या दिखाता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट साइड का जो हमारा डिफरेंस आता है वही क्या आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 50। देखते हैं 50 क्या है। ये रहा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस बताना है क्या है। देखिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है क्या, सबसे पहले हमें करना होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, सबसे पहले हमें करना होता है कि आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट। सबसे पहले उस इवेंट को हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसे करना पड़ता है मेज़र। मेजर करने के बाद हम उसको करते हैं रिकॉर्ड, उसके बाद उसका एनालाइसिंग करते हैं और उस लास्ट में उसका कम्युनिकेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले थर्ड पॉइंट आएगा, तो ऑप्शन में थर्ड पॉइंट केवल डी में आ रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहले आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट करते हैं जो तीसरा पॉइंट में आ रहा है। इन चारों ऑप्शन में तीसरा पॉइंट डी में आया, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्मार्टली हमें देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज शोवन इन द खालिस्तान साइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुई, वो हमारी असेट साइड आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमारी वो कौन सी एक्रूड इनकम होती है, और सारी एक्रूड इनकम कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं आएगी, लायबिलिटी साइड नहीं, असेट साइड, ऑप्शन नंबर सी, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अकाउंट से है वो है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, लिस्ट दे रखी है एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, ये नहीं है। द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड अकाउंट इज नील, ये भी नहीं है। थर्ड है इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीव्ड ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। जहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू के बीच लड़ाई होती है वहाँ कौन सी एरर होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि सबसे पहला आएगा थर्ड पॉइंट। एक बार आंसर में देखते थर्ड पॉइंट को, इसमें फोर्थ है पहला, इसमें पहले का पहला ही है, इसमें सेकंड है, ये रहा। ऑप्शन नंबर 4 में थर्ड है, तो आंसर ये होगा, बाकी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा, द रिएक्टिफिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स बुक बाय द रिएक्टिफिकेशन ऑफ अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाय 100 रुपये इज करेक्टेड by which of the following adjustment when the difference is placed in suspense account। कुछ भी नहीं कह रहा, सेल्स बुक को हमने क्या कर रखा है, अंडर कास्ट कर रखा है 100 रुपये से, अब डिफरेंस को सस्पेंस में डालना है। देखिए अंडर कास्ट में जो चीज़ जो होनी चाहिए थी वो कर देंगे। सेल्स बुक वैसे क्रेडिट होती है तो अंडर कास्ट के केस में क्रेडिट ही कर देंगे, कितने से, 100 रुपये से। अब डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस, तो हमारी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो दूसरा और चौथा पॉइंट हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अकाउंट से आया वो है क्वेश्चन नंबर 64। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग qualitative character of accounting information is reflected when information is interpreted by the receiver in the same sense as the sender has sent। देखिए इसका तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारा, which of the following qualitative character of accounting information is reflected when information is interpreted by the receiver in the same sense as the sender is sent। ऑप्शन नंबर बी, अंडर स्टेबिलिटी। अंडर स्टेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं बोधगम्यता। बोधगम्यता का हमारा जो है लेखांकन सूचना किस गुणवत्ता विशेषता तब व्यक्त होती है जब सूचना को वैसा ही समझा जाए जिस अर्थ में बोधगम्यता में, बोधगम्यता के अंदर ऐसा होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा, बीआरएस से आया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखते हैं, इफ ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। पासबुक का ओवरड्राफ्ट, हमें पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं, पासबुक का बैलेंस देख रखा है। अब एडजस्टमेंट यानी कि हमें कैश बुक के हिसाब से करनी होगी, कैश बुक प्लस हो रही होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस हो रही हो तो प्लस कर देंगे। अब ट्रांजैक्शन है द चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू करने से कैश बुक क्या हो जाती है माइनस, तो अब क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इज टू बी खालिस्तान इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इग्नोर डिडक्टेड एडेड, ऑप्शन नंबर सी ऐड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग पॉइंट हमारा पासबुक का है तो सारी चेकिंग कैश बुक के अकॉर्डिंग कर देंगे और उसको रिवर्स करेंगे। अब कैश बुक इस ट्रांजैक्शन से माइनस हो रही तब उसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकाउंट से आया है, क्वेश्चन नंबर 75 ये रहा, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स टू बी। कह रहा है कि पार्टनर जब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं उस समय बुक्स के अंदर जो गुडविल एग्जिस्ट होती है वो किस रेशियो में डिवाइड होती है। बुक्स के अंदर ऑलरेडी जो गुडविल होती है वो हमेशा किस रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उस गुडविल को बांट लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार्टिंग कहाँ से की है इस क्वेश्चन ने और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमारे से एग्जिस्टिंग गुडविल की और स्टार्टिंग करता चेंज इन पीएसआर से। अब कुछ लोग जो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे उसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करिए आए होंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ये वो वाली गुडविल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ऑलरेडी जो बुक्स के अंदर एग्जिस्ट है उसका उसको किस रेशियो में लिखेंगे, वो तो ओल्ड रेशियो में आती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन है, द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, असेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल का दूसरा नाम होता है इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है पर फिर भी उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, ये शायद बीएसटी का होगा फिर भी हम कर लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले बिल को हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, तीसरा पॉइंट आएगा। अब एक बार स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, ऑप्शन में तीसरा पॉइंट से डी पॉइंट मारा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊँ सबसे पहले बिल ड्रॉ करते हैं, बिल को ड्रॉ करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद उसको हम एंडोर्स करते हैं, एंडोर्स के बाद प्रेजेंट किया जाता है और लास्ट में उसका क्या हो जाता है, सेटलमेंट। ये हमारा था सीक्वेंस, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन डी में ही पहला पॉइंट आ रहा, तीसरा पॉइंट आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अकाउंट से वो है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 98 ये रहा, खालिस्तान इज applied when the amount of insurance policy taken is less than the value of stock available on the due date। इंश्योरेंस क्लेम से आया है जब स्टॉक से कम की तो आसान को एवरेज क्लोज हमारा क्या होता है, अप्लाई होता है एवरेज क्लोज, हिंदी में बोलते हैं औसत खंड शर्त। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल रिजर्व। देखिए गाइस इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको हम बाद में देखते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 102 के बाद जो हमारा नेक्स्ट आया था वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, 132, क्वेश्चन नंबर 132। देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर था ना अभी 102, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये चेक करना पड़ेगा तो इसलिए भी इसका वेट करेंगे हम, एक बार ऑफिशियल इसका आंसर आ जाए फिर उससे मैच करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 132, थोड़ा सा ब्लर है देख ली। ए फर्म हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द स्टॉक ऑफ 3 लाख, द स्टॉक इज लाइंग गो डाउन टू रेट ऑफ 4.5 लाख, द वैल्यू ऑफ स्टॉक 81, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पे एवरेज क्लोज लग रहा है कि 3 लाख था हमारा पॉलिसी का अमाउंट और स्टॉक था 4.5 लाख, एवरेज क्लोज लग रहा है तो सिंपल हम हमारी कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। यहाँ पे
हमारी जो कैलकुलेशन यहाँ पे होगी कि हमारा जो यहाँ पे लॉस हुआ है वो हुआ है 1,80,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 इंटू हमारा यहाँ पे जो पॉलिसी का स्टॉक था वो था कितना 3 लाख इंटू 3 लाख डिवाइड में टोटल स्टॉक कितना था 4.5 लाख। तो इस वाले फॉर्मूले से जो हमारी अमाउंट आएगी और इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 1,20,000। ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया 136 136 ये सब्सक्रिप्शन येट नॉट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, यानी चंदा जो करंट ईयर में नहीं मिला है। करंट ईयर में नहीं मिला है, एक तो हमारे करंट ईयर की इनकम होती है और दूसरा नहीं मिला है तो बैलेंस शीट का असेट साइड में जाता है। दो इफेक्ट उसके होते हैं। सबसे पहला एडेड टू द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा सोवन एज असेस्ड इन बैलेंस शीट। दो पॉइंट हमारे हो गए, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 139 ये रहा। इम्प्रेसिव सिस्टम अग्रदाय पत्ती। सिंपल सा क्वेश्चन था, पेटी कैश बुक आएगा। इम्प्रेसिव सिस्टम किस में लगता है? पेटी कैश बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 141 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में क्या क्या नहीं आता है एक बार देखते हैं। पहला कैश सेल्स ऑफ गुड्स, ये बिल्कुल आता है। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ये नहीं आता है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये भी आता है। पेमेंट टू क्रेडिटर ये भी आता है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये नहीं आता है। दो चीज़ें नहीं आती हैं, एक तो हमारा क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट। दूसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया दूसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया था वो आया था 145। देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या आता है? अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस बट नॉट, ये नहीं आता। इवेंट डेटा कभी ये भी नहीं आता। बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोर्सिबल फ्यूचर, ये आएगा। तो यानी कि पहले का तीसरा, एक बार ऑप्शन में देख लें तीसरा किस में है। इसमें चौथा है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा केवल डी में है, तो स्मार्ट वर्क से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है द प्राइमरी क्वालिटीज डेट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी है रिलेवेंस एंड कंसिस्टेंसी। रिलेवेंस और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बना सकते हैं? डिसीजन मेकिंग में यूजफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अकाउंटिंग में है वो है क्वेश्चन नंबर 149। कंटीजेंट असेस्ड इंक्लूड इन द फॉरम। सबसे पहले तो कंटीजेंट चीज़ें क्या होती हैं? जिनका होना या ना होना किसी फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमारे फुट नोट्स में आती है बैलेंस शीट के नीचे। देखते हैं क्या कह रहा था उसके लिए। ऑप्शन नंबर है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, लीगल सूट फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, इंश्योरेंस क्लेम, अनपेड एरियर ऑफ डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और उसके बाद ये कह रहा है ऑप्शन टू अप्लाई शेयर इन द अदर कंपनी फॉर ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर इन अदर कंपनी। एक बार हिंदी में देखते हैं इसको। आकस्मिक परिसंपत्ति में शामिल कंपनी की बिना मांगी हुई अंश पूंजी, ऋण की वसूली हेतु विविध वाद। एक तो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि ऋण की वसूली हेतु विविध वाद विवाद चल रहे हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। दूसरा बीमा दावा नहीं हो सकता कंपनी की, ये भी नहीं हो सकता। अनुकूल शर्तों पर शर्त पर जहाँ पे आ गया वहाँ पे शर्त जहाँ होती है वहाँ कंटिजेंसी होती है। तो दूसरा और पांचवा पॉइंट इसका होना चाहिए। दूसरा और पांचवा हमारा हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। बस। तो गाइस टोटल इतने क्वेश्चन हमारे अकाउंटिंग पोर्शन से आए थे जिनका हमने सॉल्यूशन कर लिया। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 102 रह गया, उसके ऊपर थोड़ी क्लेरिफिकेशन नहीं है, वो आरपीएससी जब सॉल्यूशन डालेगा वहीं से लेंगे। बाकी जितने भी मैंने आपको आंसर बताए सारे एकदम राइट है। आप मैच करिएगा, आप बताइएगा आपको कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा आगे अगली वीडियो बीएसटी के सॉल्यूशन की, उसके बाद एक हमारी इकोनॉमिक्स की, फिर ऑडिट की कंटिन्यू वीडियो डाल दूं। अभी अकाउंटिंग पोर्शन में आप बताइए आप कितने सही हो और कितने गलत आपके हो रहे हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि दूसरे पेपर में जिस बंदे के
80 क्वेश्चन भी सही हो गए ना 150 में से, वो सिलेक्शन ले जाएगा। पहला पेपर सबका ठीक गया होगा, दूसरे पेपर में जिस बंदे के 80 क्वेश्चन प्लस सही जा रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए जब तक के लिए थैंक यू।